नंबर 5 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपन पढ़ने वाले हैं और ये जो होगा वो वन शॉट होगा। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा फालतू की बातें नहीं बताने वाली हूँ, बस इसके अंदर जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो जब अपन फर्स्ट बार रीडिंग करते हैं ना तो इतना कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ाऊँगी, एकदम वन शॉट होगा अपना पूरा चैप्टर का, लेकिन उसके अंदर भी अपन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस पर फोकस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सबसे पहले अपन जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना, इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे कि एक्चुअली में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी कैसे निर्माण होता है ना, उनका निर्माण कैसे होता है, संगठन का निर्माण कैसे होता है। और जब अपना कह सकते हैं यूएसएसआर का विघटन हो गया है ना, हमने पढ़ा है अगले वाले चैप्टर में कि इंटरनेशनल मतलब अब पूरे विश्व के अंदर एक ध्रुवीय विश्व रह गया था अमेरिका। तो अमेरिका की शक्ति को अपन कैसे कम कर सकते थे, तो इसलिए राष्ट्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना जरूरी हो गया था ना। सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। और इसके चलते अपन ने यूएनओ बनाया ना, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। और इसके अंदर क्या था, सुरक्षा परिषद रखी, उसके अंदर 5 सदस्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ अपन यूएनओ कह सकते कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को शक्ति जो बढ़ रही है उसको रोकने में कितना असमर्थ हुआ है ना, ये पढ़ने वाला है इसके अंदर। और भारत का जुड़ाव किस प्रकार है, सुधार कैसे हो रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में सुधार का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हैं है ना। सभी देश चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में बदलाव हो, तो वो किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए, क्या क्या हुआ, सब देखने वाले हैं ना। तो देखिए इससे पहले अपन ये देख लेते हैं प्रतीक चिन्ह है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। और इसके अंदर ये आप देख रहे हो ये है जैतून की पत्तियां, यहाँ ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब बुक के अंदर देखोगे अपनी तो यहाँ ये जैतून की पत्तियां दिखेगी आपको है ना। तो ये पत्तियां जो है वो विश्व शांति का संकेत देती है, और ये जो है वो क्या है, अंदर विश्व है। समझ में आया, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इट इज क्लियर, ओके। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए जब अपन आगे देखते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है, तो इसके अंदर अपन 2 ओपिनियन पढ़ने वाले, एक डैंग हैमरशोल्ड का और एक शशि थरूर का पढ़ने वाला है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक और इस तरह की कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अब यूएनओ को जो है वो आज की दुनिया में क्या है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। और ये जो है वो मतलब विश्व भर के लोगों के अंदर माना जाता है कि हाँ ये जो है वो अनिवार्य है, नेसेसरी है। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। उनके लिए ये क्या है, मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है, जब अपन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत ही क्यों है। आइए हम ऐसे 2 लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन की कामकाज की अंदरूनी जानकारी है ना। तो उनके बारे में जब अपन पढ़ते हैं देखिए क्या होगा। तो देखो पहला अपन देखते हैं डैग हैमरशोल्ड का। तो अगर अपन के क्वेश्चन आ जाए कि 4 मार्क्स का हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, तो अपन ये पहले इनके ही ओपिनियन लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसको नरक से बचाने के लिए हुआ। डैंग हैमरशोल्ड जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे, और उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसलिए नहीं हुआ कि वो स्वर्ग में पहुंचाते, बल्कि इसलिए हुआ कि वो मानवता को नर्क में पहुंचने से बचाए है ना। समझ में आया। और दूसरा जो है वो शशि थरूर का है। उनका कहना है कि बतकही की चौपाल ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, धनाधन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं, चर्चिल कौन थे, वेस्टर्न चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो उनका कहना था कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जुबान लड़ाई जाए। और क्या ये बेहतर नहीं कि एक देश जो है वो मतलब कोई भी देश, दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो
और कभी कभार अपनी बातों से दूसरे देश का सिर खाएं, और बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे के सर कलम करने की, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करें, लड़ाई से नहीं, है ना। तो ये उदाहरण हमें महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। एक मिनट, है ना। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे एक दूसरे के वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले, जिसकी जगह विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, है ना। जो उनका मतलब विभेद, यानी कि उनके बात कह सकते हैं गड़बड़ी दोनों देशों के अगर बीच में चल रही है, तो उन बीच में जो मतभेद है उसके मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, है ना। ये एक उनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं सुविधा, है ना। आगे अपन देखते हैं तो शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर पूरी दौड़ चलती हो, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं, यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा कोई भाई वो नहीं कहते, दादा नहीं होता किसी भी चीज़ का, है ना। बॉस नहीं होता कि वो अपने सदस्यों पे दौड़ चलाए, नहीं तुम्हें ये करना है, उस नहीं तुम्हें ये करना है, नो। वो उन्हीं राज्यों से बन के मिलकर बना होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण ही विभिन्न राज्य करते हैं, और उनके मामलों के लिए वो क्या होता है, जवाबदेह होता है। यानी कि कोई भी चीज़ वो अगर बना रहा है तो वो अपने सदस्यों के लिए जवाबदेह है, उनको वो जवाब देना पड़ेगा कि वो कानून क्यों बना रहे हो, सभी देश के लिए वो सही है या नहीं है ना। तो जब राज्य ने इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है, यानी कि राष्ट्रों के सामने मतलब अलग अलग देश है तो उनके सामने अक्सर कुछ काम ऐसे, जैसे कि अपन एक उदाहरण ले बीमारी का, है ना। तो बीमारी क्या है, कोरोना वायरस आया, है ना। तो किसी एक देश में फैला कि नहीं भाई, उसी देश के लोग मरे। चीन में फैला तो चीन क्या चीनी के लोग मरे थे, चीनी मरे थे, नो। भारत के अंदर आया, पूरे देश के अंदर फैला, मतलब हर जगह इसके इफेक्ट देखने को मिले। तो बीमारी हो गया, और ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं ना, पूरे विश्व के अंदर ये सबसे बड़ा मसला है। तो क्या ये कि ये देश को प्रभावित कर रहा है, नहीं। तो अक्सर कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनको साथ मिलकर ही हल किया जा सकता है, और इनके उदाहरण भी हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन परत के अंदर हम छेद देख रहे हैं, तो किसी एक देश ने थोड़ी किया है ना, सभी देशों का काम अगर मिलकर हल कर। वैसे भी तो उसका हल कैसे हो सकता है, पर्यावरण को बचा के, है ना। कोविड-19 जैसी बीमारियां, हानिकारक बीमारियां, तो इनका भी एक देश मिलकर समाधान नहीं कर सकता, मतलब एक देश नहीं कर सकता, सभी मिलकर ही समाधान करेंगे, ठीक है। समुद्र तल की ऊंचाई हो गई, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ गई तो जो मालदीव है अभी, तो वो पूरा ही हो जाएगा पानी के अंदर। और मुंबई अपना भारत का एक इलाका है, वो भी, उसको भी खतरा है। सिंगापुर, पूरा सिंगापुर का जो इलाका है वो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पूरे ये सिर्फ एक ही नेशन को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, है ना। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा कि सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। तो वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए, इसके लिए विश्व में बड़े औद्योगिक देश को, और वैश्विक ताप वृद्धि किसकी वजह से हुई, औद्योगिकरण की वजह से हुई। तो इनका विश्व के जो बड़े औद्योगिक देश है उनका सहयोग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, अपन ये कह सकते हैं।
दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दोनों अलग बातें हैं। यानी कि एक तो अपन सहयोग कर रहे हैं और एक सिर्फ हाँ ठीक है बस दे। सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन उठाएगा, सहयोग में होने वाला लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उसके कोई मुकर्रे नहीं, और आपसी समझौते के बाद कह सकते हैं कि जो बातें तय हुई है उनको से कोई भी दगा नहीं करे। यानी कि ये जो मुद्दे होते हैं मतलब ये आम चीजें है ना, तो उनको इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग के उपाय और सूचनाएं जुटा सकता है, मदद कर सकता है ना, सहयोग के उपाय बता सकता है जिससे कि उन देशों के बीच में सहमति बढ़े। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही को एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी क्या होगी, समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा। कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाए तो वे समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने से क्या होगा, उसको एक रूपरेखा मिल जाएगी, नौकरशाही को नियमों को रूपरेखा मिल जाएगी ताकि सदस्यों को भी विश्वास हो कि आने वाली लागत में क्या होगी, सबकी समान भागीदारी होगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी देश को ज़्यादा लाभ होगा किसी को हानि होगी, है ना। नियम और शर्तों, और अगर कोई देश शामिल हुआ है तो उसको भी नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं, और ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिका सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। यानी कि ये जो अपन अभी अपने मुद्दा